सगळ्यांना जय महाराष्ट्र। अभी मुझे बताया गया कि तबीयत खराब है, फिर भी मैं आया हूं द हिंदू के लिए, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। क्योंकि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू है, और आपके इसका नाम भी हिंदू है। एक संयोग है। सबसे पहले मैं द हिंदू को धन्यवाद देता हूं। मैं हिंदू न्यूज़पेपर का अभिनंदन करता हूं। आपकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ आज दिन भर के सभी कार्यक्रम मैंने रद्द किए, लेकिन द हिंदू का जो प्यार है और जो हमारे संबंध है वो मुझे यहाँ पर खींचकर लेके आए। दर्जेदार और निष्पक्ष पत्रकारिता द हिंदू का ब्रीद है, और निष्पक्षता ही सच्ची पत्रकारिता है। और भरोसे का नाम दूसरा नाम हिंदू है, ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। पिछले लगभग 148 वर्ष से 148 इयर्स, ये समय कम नहीं है। ये जो परंपरा है, अभी 2 साल में, दूसरे ही साल में 150 साल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और यह व्रत आपने बहुत ही निष्पक्षपाती रूप से निभाया है, और 150वां वर्ष शीघ्र ही मनाने वाले हैं। और मैं जरूर कहूंगा कि उस वर्ष को भी मैं जरूर हाजिर रहूंगा। शतकोत्तर स्वर्ण महोत्सव ये होगा, और अभी से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जब कहता हूं तो जरूर आता हूं, मैं कमिटमेंट का पक्का आदमी हूं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के इतने जोर शोर से जो काम में, उसके बाद भी छापे वाले समाचार, मतलब ना प्रिंट मीडिया माध्यमों को बड़े बड़े बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। सनसनीखेज पत्रकारिता के युग में और ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में भी द हिंदू ने अपना जो स्थान है, अपना स्तर जो है, अपनी गंभीरता जो है, कभी कम नहीं होने दी। ये विशेष रूप से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। द हिंदू के संपादकीय और विश्लेषण देश के सभी लोगों में एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिना किसी अतिशयोक्ति के बाद भी जो फैक्ट्स है, वस्तुनिष्ठ बातें हैं, उसे लोगों के सामने रखने का काम आप लोगों ने किया है, और यही आपकी विशेषता भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, देश विदेश का राजकारण, द हिंदू के संपादकीय और विश्लेषण देश के सभी लोगों में एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिना किसी अतिशयोक्ति के बाद भी जो फैक्ट्स है, वस्तुनिष्ठ बातें हैं, उसे लोगों के सामने रखने का काम आप लोगों ने किया है, और यही आपकी विशेषता भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, देश विदेश का राजकारण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक घटनाओं का सच्चा जो प्रतिबिंब है, हमें हिंदू में दिखाई देता है। यह भी मैं विशेष रूप से यहाँ पर कहूँगा। द हिंदू डिजिटल युग में भी अभी अग्रणी हो गया है। खबरों का महासागर है हिंदू, खबरों का महासागर है, और विकास का है सिंधु।
जग को जानने के लिए बस काफी है द हिंदू। अभी आपके बारे में अच्छा कहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट किए महाराष्ट्र में वो आपको मैं आगे गिनाऊंगा, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भी आपको करना है, क्योंकि लोगों के भले के लिए हमने वो किया है। और इसलिए द हिंदू देश के सही माने में देश की ग्रोथ इंजन कही जाने वाली मुंबई में भी अपनी मजबूत लोकप्रियता और पहचान बनाई है। मुझे पता चला कि द हिंदू का ये महाराष्ट्र में पहला प्रोग्राम कार्यक्रम है। ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, सम्मान की बात है। आज दिन भर अपने महाराष्ट्र के हो रहे बदलाव के बारे में यहाँ चर्चा हुई। कई वक्ता यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अपने विचार साझे किए, अपने अपने विचार यहाँ पर शेयर करने का काम किया है। जो इस बदलाव को नज़दीक से देख रहे हैं और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे ऐसे पैनलिस्ट भी यहाँ मौजूद है। मुंबई टू सुरजागढ़, मुंबई से सुरजागढ़ मीन्स गढ़चिरौली में सुरजागढ़ है। और यह विषय आपने मुझे दिया है। सिर्फ मुंबई तक हम काम कर रहे हैं कि मुंबई के बाहर भी कर रहे हैं। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आपने कहा है, कैसे किया है उसका मैं ये आपको साझा करूंगा। और ये विषय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम मेरे लिए है। मुंबई मेरे जितने करीब है उतने ही सुरजागढ़ यानी गढ़चिरौली भी करीब है। जैसे पहले कहा जाता था चांदा से बांदा, चांदा यानी विदर्भ का चंद्रपुर और बांदा यानी सिंधुदुर्ग, एकदम गोवा का बॉर्डर। इन दोनों गांवों के बीच हजारों मील की दूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच पूरा महाराष्ट्र बसा हुआ है। यह भी एक विशेष बात है। ठीक उसी तरह मुंबई से सुरजागढ़ लगभग 1000 से ज्यादा किलोमीटर है, लेकिन हमने केवल 4 साल में इस दूरी को लगभग कम कर दिया है, मिटा दिया है। यह मैं फख्र से कहता हूं। हमने कोस्ट से फॉरेस्ट तक जो डेवलपमेंट का सफर किया है उसे बताने के लिए तो यहाँ एक दिन का कॉन्क्लेव आपका काफी नहीं होगा, क्योंकि इतने काम है। आपको जरूर दूसरी बार भी कॉन्क्लेव कराना पड़ेगा और जरूर फिर बुलाएंगे हम। मुझे याद है महाविकास आघाड़ी सरकार में जब मैं मिनिस्टर था, तब कोई भी गढ़चिरौली का गार्डियन मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था। कौन बनेगा गढ़चिरौली में, क्योंकि माओवाद, नक्सलवाद सब कुछ था वहां पर। लेकिन मैंने कहा मैं गढ़चिरौली का गार्डियन मिनिस्टर बनूंगा और उसका चार्ज भी मैंने लिया। कई बार गढ़चिरौली गया, वहां के लोगों से मिला। वहां रोजमर्रा जिंदगी में टेरर का माहौल था, नक्सलवाद था, डरावना माहौल था। वहां पर लोगों को रोजगार नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी। और मुझे याद है कि वहां मैंने पहला जो कार्यक्रम किया, जब सुरजागढ़ की इंडस्ट्री शुरू करने का काम हुआ, तब नक्सलियों ने वहां के ट्रकों को जला दिया, 2-3 लोगों को मार दिया। बहुत ही माहौल डरावना क्रिएट किया। और उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम मेरा था, ये बताने में मुझे हर्ष होगा कि नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण। कई नक्सलवादी सरेंडर हो गए और उन्होंने नक्सलवाद को छोड़ दिया। मैंने खुद उनसे बात की, क्या बात है, क्यों ऐसे करते हो? तो बहुत ही बात करने के बाद जानकारी मिली वो पूरी तरह भटक चुके थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और इसीलिए वो नक्सलवाद की तरफ मुड़ गए थे। वो चाहते थे हमें काम मिले, हम भी गृहस्थी जैसा आम लोगों के साथ जीना चाहते हैं। तो हमने विशेष रूप से एक नियम बनाया कि उनका जो पुनर्वसन है, रिहैबिलिटेशन है, वो ढंग से हो जाए। सिर्फ उनको कुछ चंद पैसे देकर नहीं, तो उनको हमेशा
उनको घर दिया जाए, उनको नौकरी मिले, उनको व्यवसाय मिले। ऐसा करने के बाद कई हमें फायदा हुआ। कई और लोग भी आत्मसमर्पण किया। कई लोगों ने सिरोंचा, अहेरी, इटापल्ली, भामरागढ़, ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ही डरावना माहौल है। लोग काफी डर के छाया में रहते थे। वहां की आदिवासी लाडली बहनों के साथ और पुलिस जवानों के साथ हमने रक्षाबंधन भी मनाया। जब दिवाली आई तो मैं हमारे घर वालों के साथ दिवाली मैंने मनाई नहीं, मैं जाकर वहां के पुलिस जवान, वहां के लोगों के साथ दिवाली मनाई, ताकि उनके साथ घुलना मिलना जरूरी था, उनके साथ मेल जोल रखना जरूरी था। और इसलिए उनको उनका मॉरल बढ़ाने की भी जरूरत थी। और इसलिए तभी नक्सलियों ने हमें धमकी भी दी, हमें कहा यहाँ आओगे तो हम तुमको उड़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे है, डर नाम का चीज हमारे डिक्शनरी में नहीं है। और कोई धमकी देगा तो दुगनी ताकत से हम मैदान में उतरकर उसका सामना करने वाले लोग हैं। और इसलिए वहां काफी कुछ करने का मौका मिला। और वहां सड़कें बन गई, वहां हेल्थ सिस्टम हो गई, स्कूल हो गए, सो कहीं वहां पर डेवलपमेंट हो गया। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं, विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा जब देश का हर कोना विकसित होगा, हर एक क्षेत्र जो है वो मुख्य धारा से जुड़ेगा, तभी विकसित भारत होगा। डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट फैक्ट्रीज, रोड्स और बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट इज अबाउट पीपल। हमारे को लोगों के साथ यहां पर कनेक्ट होना पड़ेगा और रिमोट एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। तो और वहां की कम्युनिटी जो है उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाकर हम ये सब को रोक सकते हैं। और विकास की राह पर कोई कोना दूर नहीं होता है, बस इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की आवश्यकता है। जब इरादे मजबूत होते हैं तो दूरियां छोटी हो जाती है, लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, काम करने की जिद होनी चाहिए। वैसे ही मुंबई और गढ़चिरौली के बीच में जो दूरी थी वो हमने कम कर दी। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक कोट भी मैं यहाँ का कोट का उल्लेख करता हूँ, बिल्ड रोड्स टुडे सो दैट ड्रीम्स कैन ट्रेवल टुमारो। तो हमें ये सब करना पड़ेगा। मैंने गार्डियन मिनिस्टर की हैसियत से वह हजारों करोड़ रुपए के काम शुरू किए, रोड ब्रिज का निर्माण किया। उस वक्त मुझे गडकरी साहब ने भी काफ़ी मदद की केंद्र सरकार की ओर से, नदियों पर पुल बनाना, रोड बनाना। देवेंद्र जी भी साथ में थे, नहीं जब मैं पालक मंत्री था तब वो विपक्ष में थे। और अभी वहाँ पर इंडस्ट्री आई है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। और मुझे याद है कि उस समय टाटा समूह ने वहाँ पर लोकल यूथ को स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाया और वहाँ पर इन्वेंशन, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया। आपको यकीन नहीं होगा, 170 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, उसमें सरकार के कम पैसे थे, टाटा ग्रुप ने ज़्यादा पैसे लगाए थे। हर साल 5000 यूथ को वहाँ ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी और प्लेसमेंट भी मिलेगा। ऐसा वो प्रोजेक्ट है, अभी भी शुरू है। और इसलिए हजारों लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग भी मिल रही है, काम मिल रहा है। 2022 में तभी मैंने स्वर्गीय रतन टाटा जी से भी बात की थी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। और वैसे जो ट्रेनिंग सेंटर है महाराष्ट्र में कई जगह हम कर रहे हैं। 2022 में मैं सीएम बन गया और तब से वहाँ पर और काम करने को मुझे मिला। वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पर रोड, मैंने अभी कहा कि रोड हो गया। हर वर्ष वहाँ पर कई हजार लोगों को काम मिलने लगा। और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं तो एंटरप्रेन्योर भी वहाँ पर हमने बनाए जो लोगों को काम दे सकते हैं। और इसलिए
लोगों के रोजगार देने वाले हाथ भी हमने बना दिए। हमारे बाला साहब ठाकरे जी कहते थे सिर्फ नौकरियां मत मांगो, नौकरी देने वाले भी तैयार करो। तो वैसे भी लोग हमने वहां पर तैयार किए जो आज बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट देश के हर कोने में पहुंचना चाहिए। मैं अभी अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना था और देश के हमारे फौलादी यूनियन मिनिस्टर गृह मंत्री जो अमित भाई, उन्होंने भी नक्सलवाद को खत्म करने का जो संकल्प लिया और डेडलाइन देकर नक्सलवाद खत्म करने की जो बात कही, कल परसों ही उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी छत्तीसगढ़ में, तो नक्सलवाद लगभग वहां खत्म हो गया है। पूरे हमारे गढ़चिरौली का नक्सलवाद खत्म हुआ है। और इसीलिए हमारे C60 टीम जो पुलिस की है और CRPF है, ये सब ने मिलकर देश के गृह मंत्री अमित भाई के मार्गदर्शन पर ये नक्सलवाद को भी खत्म करने का जो संकल्प किया था उसे हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इस राज्य को, देश को आगे बढ़ाना है तो डेवलपमेंट की जरूरत है, विकास की जरूरत है और वो हम करने जा रहे हैं। और इसीलिए राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर में इफेक्टिव डेवलपमेंट वर्क किए गए। गढ़चिरौली जिले के कोंसरी में लॉयड मेटल लिमिटेड 20,000 करोड़ रुपए का लागत उन्होंने किया और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए उनके साथ MOU भी साइन हो गया। इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। कुछ लोग कहते थे क्या होगा वहां पर, लेकिन आज मैं कहता हूं हजारों लोगों को रोजगार वहां मिलेगा, 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, कुछ लोगों को छोटा मोटा व्यवसाय भी मिलेगा। इसके अलावा सुरजागढ़ स्टील के माध्यम से गढ़चिरौली में 20,000 करोड़ का स्टील प्लांट का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्योंकि सुरजागढ़ के बारे में आपको स्टोरी बतानी जरूरी है, क्योंकि मेरा विषय मुंबई से सुरजागढ़ है। तो सुरजागढ़ क्या है? ये सुरजागढ़ राज्य का आखिरी हिस्सा है और वहां जाकर काम करना आसान नहीं है। और सुरजागढ़ माइन वर्तमान में 10 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वहां पर कई और लोग इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। पहले तो कोई जाने का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज सभी लोगों को वहां इंडस्ट्री लगानी है। हम वहां पर जो हमारा नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे है उसको गढ़चिरौली तक लेके जा रहे हैं, गोंदिया तक लेके जा रहे हैं, भंडारा तक लेके जा रहे हैं। और इसी की वजह से कनेक्टिविटी जहां है वहां डेवलपमेंट है और कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, रोड जरूरी है। और इसलिए गढ़चिरौली में हमने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में लिया। 12 कंपनियों के साथ MOU हुआ। इसमें 17,431 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां पर। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैसे एक विभाग को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे पिछड़े इलाकों को, कैसे नक्सलग्रस्त इलाकों को हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी मतलब पब्लिक के लिए, महाराष्ट्र के लिए, राज्य के लिए। और इसलिए महाराष्ट्र की ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज को एक्सप्रेस वे से जोड़ने के उद्देश्य से विदर्भ में 547 किलोमीटर लंबे 4 एक्सेस कंट्रोल हाईवे प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें लगभग 50,000 करोड़ की लागत करनी पड़ेगी, कर रहे हैं हम लोग। इतना ही नहीं, गढ़चिरौली में हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। एयरपोर्ट का लैंड एक्विजिशन हो गया और क्योंकि वो भी जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए वो भी जरूरी है। और अभी जो नागपुर मुंबई का जो फासला था 700 किलोमीटर का, लगभग 15 घंटे लगते थे, 18 घंटे लगते थे। अब नागपुर मुंबई, बाला साहब ठाकरे जी के नाम से नागपुर मुंबई हमने बनाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जब CM थे, मैं MSRDC का मंत्री था। बहुत ही टफ और चैलेंज का एक प्रोजेक्ट था ये,
लेकिन उसको हमने पूरा किया। आज नागपुर और मुंबई, जैसे पुणे मुंबई जाते हैं हम, वैसे नागपुर मुंबई सिर्फ 6 से 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इतना जो गढ़चिरौली तक हम 8, 9, 10 घंटे में पहुंचेंगे। इसलिए गढ़चिरौली सुरजागढ़ को मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमने किया है। और उसी के साथ वहाँ जो है विदर्भ में, जब भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो जितना इम्पोर्टेंस अभी हम सुरजागढ़ से आते हैं मुंबई की तरफ, सुरजागढ़ बहुत हो गया है, काफी हो गया अभी, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, काफी जानकारी देने का काम हो गया मेरा। अभी मुंबई में एमएमआर जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, पुणे, नासिक है, वैसे यहाँ पर अभी जो पहले कुछ भी नहीं था, आज नागपुर मुंबई के रोड के वजह से अमरावती में लॉजिस्टिक, डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में ऑटो, ईवी, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेस। हम सुरजागढ़ से आते हैं मुंबई की तरफ, सुरजागढ़ बहुत हो गया है, काफी हो गया अभी, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, काफी जानकारी देने का काम हो गया मेरा। अभी मुंबई में एमएमआर जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, पुणे, नासिक है, वैसे यहाँ पर अभी जो पहले कुछ भी नहीं था, आज नागपुर मुंबई के रोड के वजह से अमरावती में लॉजिस्टिक, डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में ऑटो, ईवी, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग का क्लस्टर हो रहा है। नागपुर में इंजीनियरिंग, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ईवी हब बन रहा है। ये क्यों बता रहा हूं, पहले सिर्फ डेवलपमेंट मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक यहां तक होती थी, संभाजी नगर, अब उससे आगे बढ़कर हम पूरे राज्य में एक समान डेवलपमेंट करना चाहते हैं ताकि वहां के लोगों को उसका फायदा हो। पुणे को ऑटो, ईवी, आईटी, इंजीनियरिंग हब होगा। पुणे में देखो, मुंबई पुणे बन गया गडकरी साहब के जमाने में। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा भैया ये 7-8 घंटे का रन कम करो ट्रेवल टाइम, तो उन्होंने देश का पहला एक्सेस कंट्रोल रोड बनाया मुंबई पुणे। डेली अभी अप डाउन कर रहे हैं। अभी हमने मिसिंग लिंक भी बनाया, दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल हमने बनाया और सबसे भारत में ऊंचा वायाडक्ट टावर 182 मीटर का वहां पर बनाया। अभी मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली का जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो गया और इसलिए मुंबई पुणे में सर्विस इंडस्ट्री आई, आईटी पार्क हो गया, वहां पर ऑटोमोबाइल हब हो गया, रियल एस्टेट बूम हो गई। देखो, एक रोड की वजह से क्या होता है, कितना बदलाव आ जाता है। कनेक्टिविटी यही प्रगति का एक बहुत बड़ा मार्ग है और इसमें ये कहूंगा, अभी मुंबई तो देश का ग्रोथ इंजन है और हमेशा मैं कहता हूं एमएमआर जितना स्ट्रांग उतना भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और यह खुद मैं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मुंबई ये देश का ग्रोथ इंजन है। आज हमारी सोच केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, हमारा विजन पूरे एमएमआर तक सीमित है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड अर्बन इकोनॉमिक रीजन हमें बनाना है और इसलिए 2022 में महायुति सरकार आने के बाद मुंबई और एमएमआर को आगे बढ़ाने का काम किया। पहले क्या था आपको मालूम है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जरूर आपको बताने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले ये सब प्रोजेक्ट पर स्पीड ब्रेकर था और इस पर स्टे था। जैसे मैं मुख्यमंत्री बन गया, सब स्टे को हटा दिया। पहले वाले लोगों का पैर ब्रेक पे था, हमारा पैर एक्सीलेटर पे है, डेवलपमेंट के एक्सीलेटर पे, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। मेट्रो का बैन हटा दिया, मेट्रो 3 का हटा दिया, अटल सेतु का हटा दिया, कारशेड का हटा दिया स्टे और काम शुरू हो गए।
और सभी स्पीड ब्रेकर दूर हो गए और डेवलपमेंट बुलेट की गति से भागने लग गया। ये मुझे कहने में गर्व है कि 2.5 साल के कार्यकाल में ये मुझे करने का सौभाग्य मिला और मुंबई एमएमआर स्ट्रांग बन गया। नीति आयोग के एक बैठक में उन्होंने कहा, हमने कहा कि हमारा महाराष्ट्र का गोल $1 ट्रिलियन है। बोले नहीं, आप मुंबई और एमएमआर में ही सिर्फ इतना पोटेंशियल है कि 1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन आप सिर्फ मुंबई एमएमआर से निकाल सकते हो, ये बताया उन्होंने। और उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट रोड मैप हमें दिया, उसमें अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में उस रोड मैप को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमें विश्वास है कि $1.5 ट्रिलियन का गोल हम जरूर अचीव करेंगे, क्योंकि ये भारत के विकास में बहुत मायने रखने वाला गोल है। और इसलिए महाराष्ट्र की इकोनॉमी 500 बिलियन का टारगेट अचीव कर चुकी है। 230 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन बनाने का जो टारगेट है वो भी हम पूरा करेंगे। वो कैपेसिटी हमारे महाराष्ट्र में है। 2 साल पहले एमएमआरडीए, अभी मुंबई में बताऊंगा, एमएमआरडीए ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में है, वहां पर दावोस में एग्रीमेंट हुआ, एमओयू साइन हुआ और इससे मैं आपको बताऊंगा मुंबई ग्लोबल फिनटेक कैपिटल जरूर बनेगी। मुंबई ग्लोबल फिनटेक कैपिटल जरूर बनेगी क्योंकि इतना बड़ा पोटेंशियल उसमें है। एमएमआरडीए में इसके लिए स्पेशल सेंट्रल सेल बनाया है और एमएमआर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 4 लाख करोड़ के काम शुरू है। 4 लाख करोड़ के एमएमआरडीए के काम शुरू है और बाकी एमएसआरडीसी, एमआईडीसी, सिडको, ऐसे कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ के काम महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के शुरू है। ये हमारे लिए बड़ी बात है और इसलिए हम केवल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम आने वाले 50 वर्षों का मुंबई का भविष्य बना रहे। मैं जब मुख्यमंत्री बना तब पहले ये सब गड्ढों से मुक्त मुंबई चाहिए, इसके लिए कॉन्क्रीटाइजेशन का निर्णय हमने लिया। 2 फेज में आज काम शुरू है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो समुद्र में ऐसे ही पानी बह रहा था जो पोल्यूटेड, उसको हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। अभी 1-1.5 साल में पूरा ट्रीटमेंट एसटीपी कंप्लीट हो जाएंगे तो समुद्र का भी पोल्यूशन कम होगा और वहां का जो काला पानी दिखता है साइड में, वो एकदम आपको ब्लू पानी दिखेगा। ये मैं जो बोल रहा हूं आपको दिखाऊंगा बाद में। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, हमारी डेवलपमेंट जर्नी के 3 मुख्य आधार है। पहला है स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है मॉडर्न एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तीसरा है कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग। लोगों को घर भी यहाँ पर जो है अफोर्डेबल होना चाहिए। मुंबई आइलैंड से बना शहर है, द लैंड इज लिटरली स्क्वीज्ड और इसलिए, लेकिन हमारा टारगेट मुंबई करों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है, ये हमारा काम है। और मुंबई में किसी भी कोने से किसी भी कोने में जाना है तो सिर्फ 59 मिनट्स के अंदर पहुंचना चाहिए, ये हमारा टारगेट है और उसको हम अचीव करके रहेंगे। वहां पर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो के चल रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, रेल के चल रहे हैं, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हो रहा है। ये सब गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अटल सेतु है, कोस्टल रोड है, बुलेट ट्रेन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, वाडवन पोर्ट है। सारे प्रोजेक्ट एमएमआर का मेक ओवर करेंगे। कितना आपको लिखना है लिखो, कितना बताना है आप बताइए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम तेजी से हो रहा है। दुनिया की पहली फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो 3 शुरू हो चुकी है। पालघर के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट्स, कई दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट वाडवन में हो रहा है, वहां भी एयरपोर्ट हो रहा है पालघर में। जैसे अटल सेतु यहां लैंड होता है, वहां पर तीसरी मुंबई कर रहे हैं हम।
वहाँ का भी MMRDA जो है प्लानिंग अथॉरिटी है, वहाँ एडू सिटी हो रही है, मेडी सिटी हो रही है, वहाँ पर एरो सिटी हो रही है, स्पोर्ट्स सिटी हो रही है। ये तीसरी मुंबई वहाँ होगी। ये आप देखेंगे कि कितनी जोर से वहाँ एयरपोर्ट के बाजू में सब हो रहा है। और इसलिए कोकन को भी हम कोस्टल रोड से जोड़ रहे हैं, वहाँ के भी डेवलपमेंट होगा। मैं ये भी कहूँगा, सिर्फ रोड नहीं बना रहे, पोर्ट नहीं बना रहे, ब्रिटिशों ने जो हिल स्टेशन बनाया उसके बाद कोई हिल स्टेशन नहीं हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं हमारी सरकार महाबलेश्वर में न्यू महाबलेश्वर एक नया हिल स्टेशन बना रहे हैं। अलीबाग, गोराई, माथेरान रीजन में टूरिज्म और लॉजिस्टिक हब डेवलप हो रहा है। दिघी वाड़वन इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहा है। अभी कल्याण के खासदार आके गए शायद। कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर को मुंबई और नवी मुंबई से जोड़ने का काम जोड़ने के लिए सीमलेस मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह सब करने की वजह एक है कि लोग ट्रैवल में थक जाते हैं। इतना टाइम उनका ट्रैवल टाइम जाता है ट्रैवल में कि उनकी इफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए वो एफिशिएंटली काम करना चाहिए ऑफिस में जाके और जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए परिवार को मिलने के लिए। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि कोई भी कोने से कोई भी कोने में जाना है तो जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी उनको चाहिए और वो देने का काम हम कर रहे हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट तो बन गया है। 2032 तक जो हमारा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी एक्सपांशन होगा। लगभग 6 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। बीकेसी में हमने पॉट टैक्सी भी शुरू की है। शुरू मतलब अभी काम भूमि पूजन हुआ है। एक बार मैं दिल्ली गया तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्या करने, ये पॉट टैक्सी की बात हुई प्रधानमंत्री जी के साथ। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी है पॉट टैक्सी की वजह से, उसको भी हम अंजाम दे रहे हैं और ये सभी क्षेत्र में होगा। मुझे लगता है कि इतने काम हमने की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है, यहाँ पर एजुकेशन में है, हेल्थ सेक्टर में है, एनवायरनमेंट में है और एनवायरनमेंट का ख्याल रख के हम काम कर रहे हैं। सब ऐसे नहीं कि का प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट को डैमेज करो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये अटल सेतु के समय में कई एनजीओ ने कहा कि यह जो फ्लेमिंगो है बाजू में पास में वो कम हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे MMRDA के अधिकारियों से, टेक्नोलॉजी तो बड़ी बड़ी एडवांस आई है, तो आप ऐसा करो कि ये जो हमारे एनवायरनमेंट को भी तकलीफ ना हो, फ्लेमिंगो यहाँ से ना भागे। तो फिर वहाँ पर आपको बताऊंगा मैं, और सच है क्योंकि उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और वहाँ पर नॉइज बैरियर लगाए काम के वक्त, हमने रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया और जो एनजीओ ने कहा था फ्लेमिंगो कम होंगे, उनका ही रिपोर्ट हमने लिया, फ्लेमिंगो कम नहीं हुए, फ्लेमिंगो बढ़ गए। तो ये प्रो एनवायरनमेंट हमारा काम है और इसलिए ये हम लोग जो कर रहे हैं। कोविड का समय भी हमने देखा है। कोविड का समय बहुत ही ये संकट अनएक्सपेक्टेड था, किसी को पता नहीं क्या करना है। कोविड सेंटर बना दिए उस वक्त, वहाँ पर कई लोगों की जानें गई, कई लोगों की मौतें हुई, कुछ नहीं कर पाए हम, क्योंकि ये बहुत ही संकट भयानक था। और तब ये रियल इस्टेट भी है, ये बहुत ही मायने रखने वाला सेक्टर है। रियल इस्टेट पूरी तरह डूब गया था। रियल इस्टेट ऑक्सीजन पे था, वो हम अगर मदद नहीं करते तो वेंटिलेटर पे चला जाता और एक बहुत बड़ा सेक्टर खत्म हो जाता था, क्योंकि हजारों लाखों नौकरियां वो रियल इस्टेट पे है। मैं हमेशा कहता हूं कि रियल इस्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। खेती के बाद, कृषि विभाग के बाद यह सेकंड नंबर का सेक्टर है जो नौकरियां देता है, रोजगार देता है। 200-250 अलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है। तो उससे हमने बचाया, ये उनको प्रीमियम में हमने स्टैम्प ड्यूटी में जो भी रिलैक्सेशन देना था दिया,
लोगों को उसको फायदा होगा, एंड यूजर को फायदा हुआ, कस्टमर को फायदा हो गया। और इसलिए मुंबई भी अभी हमने स्लम फ्री करने का एक संकल्प किया है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मुझे हमारे बाला साहब ठाकरे जी की जो उनका सपना था हमेशा याद रहता था। जो उन्होंने कहा था कि मुंबई के लाखों लोगों को मुफ्त में घर मिले। तो अभी हमने मुंबई में स्लम का क्लस्टर किया है, 19 क्लस्टर किए हुए हैं, 50 एकड़ 100 एकड़ के। ये क्लस्टर मीन्स क्या है? ये जैसे एक स्लम का रीडेवलपमेंट करना ये छोटी बात होती है, उसको कोई अम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, गार्डन नहीं मिलेगा, क्लब हाउस नहीं मिलेगा, ग्राउंड नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्लस्टर में बड़े रोड मिलेंगे, क्योंकि उसकी साइज बड़ी हो जाती है, एरिया बड़ा हो जाता है, बड़े रोड होंगे, गार्डन होगा, ग्राउंड होगा, वहाँ अम्यूनिटी होगी, स्कूल होगा, सब कुछ होगा। ये क्लस्टर है। और मुझे बताने में आपको हर्ष है कि आप बोलेंगे क्या ये सिर्फ सपना दिखा रहे क्या? नहीं, रमाबाई अंबेडकर नगर, घाटकोपर, कामराज नगर, 17,000 लोगों की झोपड़पट्टी है, उसको एसआरए और एमएमआरडीए मिलकर काम कर रही है। काम शुरू हो गया है, जो 25 साल से बंद था। 160 करोड़ रुपया रेंट, मैं खुद जाकर वहां उनको चेक बांटे, उनके आंखों में आंसू देखा मैंने। तो ये मुंबई में, थाने में, एमएमआर रीजन में ये क्लस्टर का देश नहीं दुनिया में ऐसा जो पहला प्रोजेक्ट होगा क्लस्टर का, जो लोगों को बहुत बड़ी राहत देगा, एक क्वालिटी लाइफ उनको मिलेगा, उनका जीवन जो है उसमें बदलाव आएगा। धारावी का आप नाम सुनते हो हमेशा। धारावी तो आसिया में नंबर 1 झोपड़पट्टी है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। क्या उन्होंने ऐसे ही रहना चाहिए? बाजू से गटर बह रहा है, टॉयलेट का पानी बह रहा है, नाले का पानी बह रहा है, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़पट्टियां 10 बाय 10, 8 बाय 8 में रहना है। क्या वो इंसान नहीं है? तो उसको भी सरकार ने हाथ में लिया है। क्यों हम अच्छे मकान में रहेंगे, बंगले में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, उनको वैसे रखेंगे? उनको भी नियम से जीने का अधिकार है और सरकार ने पूरी तरह उसमें ध्यान दिया है। और सब लोग बोलते अदानी को ये दिया, अदानी को वो दिया। मैं कहता हूं गवर्नमेंट की उसमें 26% भागीदारी है और हर एक को घर वहां मिलेगा। पहले सरकार और एमएमआरडीए मिलकर काम कर रही है। काम शुरू हो गया है, जो 25 साल से बंद था। 160 करोड़ रुपया रेंट, मैं खुद जाकर वहां उनको चेक बांटे, उनके आंखों में आंसू देखा मैंने। तो ये मुंबई में, थाने में, एमएमआर रीजन में ये क्लस्टर का देश नहीं दुनिया में ऐसा जो पहला प्रोजेक्ट होगा क्लस्टर का, जो लोगों को बहुत बड़ी राहत देगा, एक क्वालिटी लाइफ उनको मिलेगा, उनका जीवन जो है उसमें बदलाव आएगा। धारावी का आप नाम सुनते हो हमेशा। धारावी तो आसिया में नंबर 1 झोपड़पट्टी है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। क्या उन्होंने ऐसे ही रहना चाहिए? बाजू से गटर बह रहा है, टॉयलेट का पानी बह रहा है, नाले का पानी बह रहा है, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़पट्टियां 10 बाय 10, 8 बाय 8 में रहना है। क्या वो इंसान नहीं है? तो उसको भी सरकार ने हाथ में लिया है। क्यों हम अच्छे मकान में रहेंगे, बंगले में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, उनको वैसे रखेंगे? उनको भी नियम से जीने का अधिकार है और सरकार ने पूरी तरह उसमें ध्यान दिया है। और सब लोग बोलते अदानी को ये दिया, अदानी को वो दिया। मैं कहता हूं गवर्नमेंट की उसमें 26% भागीदारी है और हर एक को घर वहां मिलेगा। पहले सरकार ने कहा था सिर्फ क्वालिफाई लोगों को घर, मैंने कहा नहीं, फिर विरोध होगा। सब जितने रहते हैं उनको सबको घर देना चाहिए। मैं आपको कहूंगा, बताऊंगा कि लगभग 1 करोड़ का एक घर होगा, 1 करोड़ का। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? उसमें डीपली अगर हम देखेंगे, जानकारी लेंगे, तो पता चलेगा असलियत क्या है। और ऐसा मुंबई को हम स्लम फ्री करना चाहते हैं। मुंबई में 12 लाख घरों की जरूरत है।
20 और MMR में 20 से 25 लाख घरों की जरूरत है। हम उसके आगे जाके 2030 तक 15 लाख घरों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन हम फेज वाइज कर रहे हैं। हमने इसमें सिर्फ डेवलपर के ऊपर भरोसा नहीं रखा है, हमने MMR दी है, BMC है, MSRDC है, MIDC है, सिडको है, महाप्रीत है, सभी लोगों को साथ में लाया है। ये सब गवर्नमेंट एजेंसियां है, ये सरकारी प्राधिकरण है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो क्लस्टर की नीति, क्लस्टर का जो पॉलिसी हमने लाया है, क्योंकि इसमें लाखों घरों का निर्माण करना चाहिए हमें। मुंबई जैसे शहर को स्लम फ्री बनाना है और आगे एक भी झोपड़ा बनेगा नहीं, ऐसी हमारी कोशिश है, और इसलिए एक क्लस्टर का निर्माण हम कर रहे हैं। और उसमें जरूर हमें यहां कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मुंबई छोड़कर मुंबई के बाहर गए मुंबई कर जो है, मैं हमेशा कहता हूं उनको वापस मुंबई में लाना है तो उनको घर दिलाना है, और ऐसे क्लस्टर के माध्यम से हम दे सकते हैं। और इसलिए ये सभी एजेंसी को हम इसमें लिया है, और ये बाला साहब ठाकरे जी का स्लम फ्री मुंबई सपना जो है उसे पूरा करने का काम हम जरूर हमारी सरकार करेगी। एक तरफ स्लम रीडेवलपमेंट और दूसरी तरफ जो म्हाड़ा की बिल्डिंगें है जो धोखादायक है, ये बहुत ही पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, उसकी भी रीडेवलपमेंट क्लस्टर के माध्यम से हम करना चाहते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। और इसलिए ये BDD चाल तो कर दिया हमने। पुलिस को 50 लाख रुपए का घर पहले सरकार ने बोला था, हमने कहा 15 लाख में घर दे दो, वो दे दिया। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, घर हो गया, ये नई टेक्नोलॉजी हो गई, गुड गवर्नेंस हो गया, और ये सभी जो है ये हमारी सरकार करना चाहती है। और आज जिस तेजी से, जैसे 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र कितनी, आज देश की परिस्थिति, दुनिया की परिस्थिति हम देख रहे हैं। दुनिया में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, लेकिन हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम 11वें से 4थे नंबर पर लाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र भी आज FDI में पहला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, स्टार्टअप में पहला नंबर है, GDP में फर्स्ट है, कई सेक्टर में महाराष्ट्र नंबर 1 है, डेवलपमेंट में फर्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट है। और इसका मुझे गर्व है, क्योंकि लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है, भरोसा हो गया उनको, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, इसलिए लोग यहाँ आएंगे और यहाँ लोग काम करेंगे। अभी विकसित भारत 2047 का जो ड्रीम है वो पूरा करने का जो सपना है, वो मुंबई से सुरजागढ़ तक हम डेवलपमेंट करके उसको पूरा करेंगे, मुंबई से सुरजागढ़। और आखिर में जाते जाते मैं 4 पंक्तियां बोलकर मैं मेरे विचार समाप्त करना चाहता हूं। इतना ही मैं कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और इसलिए कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये मैं द हिंदू के लिए बोला है, क्योंकि 148 ईयर्स वेरी लॉन्ग पीरियड, और आप 148 साल का जो आपकी जर्नी है, ये आपने हमेशा कोशिश की, पॉजिटिव सोचा और एक भरोसा लोगों के दिल में पैदा किया है, इसलिए आपकी कभी हार नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।